नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बोर्स पोस्टुलेट्स के बारे में देखा था और बोर्स पोस्टुलेट्स की जरूरत क्यों पड़ी, बोर्स एटॉमिक मॉडल की क्यों जरूरत पड़ी, इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बोर्स मॉडल से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बोर्स मॉडल से हम लोग पोस्टुलेट से हम लोग पता कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में हम लोग जानकारी ले सकते हैं। रदरफोर्ड मॉडल से इसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल में एटम के स्टेबिलिटी के बारे में वहां पर कोई डिस्कशन नहीं किया गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल के आने की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चूंकि सर्कुलेटिंग मोशन में होता है, और जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलेटिंग मोशन में होता है तो क्या होता है, उसमें एक्सेलरेशन होता है। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है इन ए सर्कुलर मोशन, तो इमिट्स एनर्जी, मतलब कि जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है किसी सर्कुलर ऑर्बिट में, वो राउंड द न्यूक्लियस अगर वो रिवॉल्व कर रहा है, तो उसमें जो एनर्जी होगा वो क्या करेगा, एमिट करेगा। मतलब कि जो कैरी एनर्जी, जो कैरी इलेक्ट्रॉन जो कर रहा है, वो धीरे धीरे उसका खत्म होता रह जाएगा और वो क्या होगा कि स्पाइरल मोशन होगा और वो प्लंग टू न्यूक्लियस की ओर चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में चला जाएगा। लेकिन ऐसी प्रैक्टिकली होता नहीं है, तो मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एटम का डिस्कशन नहीं हो पाया था रदरफोर्ड में, जो कि बोर्स मॉडल में ये पॉसिबल है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, in which electrons moves round the nucleus। इलेक्ट्रॉन जो है, how electrons are distributed in the atom, better to say in the orbit, can be explained with the help of Bohr's atomic model। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, तो एनर्जी जो है तो कैन बी कैलकुलेटेड, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी वो हम पता कर सकते हैं। एक्सप्लेन्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एक्सप्लेन्स हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजेनिक एटम का, जैसे कि एटॉमिक नंबर जो है हाइड्रोजन का 1 है एटॉमिक नंबर, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। इलेक्ट्रॉन भी इसका 1 है। एटॉमिक नंबर He+ का 2 है, मतलब Z=2, दैट इज एटॉमिक नंबर। लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से लिथियम का 2+ अगर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है और 3 Zd, एटॉमिक नंबर Zd है।
बेरिलियम का 1 है और इसका 4 है, बेरिलियम 3+। तो हाइड्रोजन लाइक एटम अगर होगा मीन्स कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला जो एटम होगा उस एलिमेंट का, उस एटम का हम स्पेक्ट्रम जो आया उसका स्टडी कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन क्या कर सकते हैं? स्पेक्ट्रम तो पहले भी आता था, अभी भी आ रहा है, लेकिन स्पेक्ट्रम में लाइन स्पेक्ट्रम जो आया था, लाइन स्पेक्ट्रम, उसकी स्टडी हम लोग कर सकते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग कर सकते हैं। अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट in which electrons moves around the nucleus। इसका रेडियस को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या है कि जब इसमें किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वह है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब तक हम लोग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना, डेरिवेटाइज करना नहीं सीखेंगे तब तक हम किसी भी चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं सकते हैं। सब कुछ डिपेंड्स अपॉन एनर्जी। तो बैकग्राउंड ये है यहाँ पर कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन अगर करेंगे तो उससे हम रेडियस भी निकाल सकते हैं ड्यूरिंग डेरिवेशन। उस तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइन स्पेक्ट्रम आता है उसका भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। उसके बाद रेडियस को भी निकाल सकते हैं उसी इक्वेशन से मैनिपुलेट करके। और रीडबर्ग कांस्टेंट एक आता है, बाल्मर रीडबर्ग ने एक्सप्लेन किया था। तो रीडबर्ग कांस्टेंट को हम लोग निकालेंगे। तो आज का जो हम लोगों का जो स्टडी का जो पर्पस है डिस्कशन का, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन मूव्स राउंड द न्यूक्लियस, वी विल कैलकुलेट एंड रीडबर्ग कांस्टेंट की जानकारी हम लोग लेंगे। तो समराइज कर लेते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग बोर्स मॉडल that was impossible with the Rutherford model. Distribution of electrons in an orbit of any atom can be explained using Rutherford model. Whenever electrons moves around the nucleus in an orbit, that is circulating path, that can be explained using Niels Bohr model. Energy of electron of any orbit can be calculated using Niels Bohr model. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइन स्पेक्ट्रम आया या हाइड्रोजन लाइक एटम जैसे कि हीलियम प्लस, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का जितने भी हैं उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। रेडियस ऑफ ऑर्बिट भी निकाला जा सकता है कि रेडियस क्या है, हाउ मच डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड सर्कुलेटिंग पाथ, दैट इज ऑर्बिट। दैट ऑर्बिट इज आल्सो नोन एज एनर्जी शेल, स्टेशनरी स्टेट। क्योंकि बोर्स ने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन किसी परमिटेड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी एमिट नहीं करता, वह क्या होता है, उसकी एनर्जी कांस्टेंट होती है, फिक्स्ड होती है, इसलिए उसे स्टेशनरी स्टेट भी कहा जाता है। तो हम लोग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट in which electron
revolve around the nucleus। तो हम लोग निकालते हैं, होता क्या है कि बोर्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑलमोस्ट ऑल मास ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, परमिटेड ऑर्बिट में, फिक्स्ड ऑर्बिट ऑफ रेडियाई में क्या होता है, रिवॉल्व करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है, मूव करते रहता है इन सर्कुलेटिंग पाथ। दैट सर्कुलेटिंग पाथ इज नोन एज ऑर्बिट। तो जब ये रिवॉल्व करते रहता है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, तो यहां हम क्या कर सकते हैं कि अगर किसी सर्कुलेटिंग पाथ पर, दैट इज किसी ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है E-, इलेक्ट्रॉन पर E- चार्ज है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। जितने नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट होते हैं किसी एलिमेंट का, किसी एटम का नंबर ऑफ एटम जो एटॉमिक नंबर होता है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। एंड प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है वो कूलम्ब्स लॉ के बेसिस पे एक्सप्लेन किया गया है, और हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहा है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर है, तो दोनों में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि कूलम्ब्स ने कहा था कि ऑपोजिट चार्ज अगर ऑपोजिट चार्ज है दोनों में, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। इस तरह का अगर सिस्टम है तो रिपल्सन होगा, सॉरी ऑपोजिट नहीं, सिमिलर चार्ज अगर है, दोनों में नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन होगा। अगर चार्ज डिफरेंस मतलब कि ऑपोजिट चार्ज है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर माइनस चार्ज है, तो यहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन। एक पर पॉजिटिव एक पर अगर नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा, एक पर नेगेटिव रिपल्सन, पॉजिटिव रिपल्सन होगा, कूलम्ब्स लॉ। तो इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है कि प्रोटॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो E चार्ज जो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो ZE मीन्स की चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस कितना होगा, ZE, और चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन E-, यहां पर है E- है। डिफरेंट चार्ज है -E प्लस ZE। डिफरेंट चार्ज है मीन्स की अट्रैक्शन होगा। दैट एट्रैक्टिव फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर हम उसे Fe से डिनोट करें, Fe इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज Fe। तो Fe इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर हम मिटाते हैं जगह बनाने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, Fe इज इक्वल टू होगा, सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ को एक्सप्लेन कर ही लेते हैं। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर क्या है Q, एंड इस पर Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है, और डिफरेंस कितना है दोनों का, डिस्टेंस कितना है, R है। तो क्या होता है
कि दोनों में जो फोर्स, जो एक्टिंग फोर्स है, आइदर रिपल्सिव और एट्रैक्टिव, दैट फोर्स F इज इक्वल टू होगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। Kc, the Kc is Coulomb's constant. Kc is known as Coulomb's constant. Coulomb's constant यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही हल्का है और इसे हम लोग बहुत ही इजी करके पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। Coulomb's constant है। Coulomb's लॉ क्या था कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ Q1 एंड Q2। दो चार्ज पार्टिकल है तो इस पर कितना चार्ज है और दूसरे पर कितना चार्ज है, दोनों के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो इक्वल नहीं होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता है कि ये 2 गुना बढ़ेगा, ये अगर 4 गुना बढ़ेगा तो ये भी 4 गुना बढ़ेगा, ये अगर 2 गुना घट गया तो ये भी 2 गुना घट जाएगा। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दूसरा उन्होंने कहा था कि फोर्स जो होता है चाहे वो एट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो। एट्रैक्टिव कब होगा, जब डिफरेंट चार्ज होगा, और रिपल्सिव कब होगा, जब सेम चार्ज होगा। तो फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है। दोनों के बीच की दूरी अगर r है तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के बराबर। और ऐसे भी प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं, किसी चीज को दूर रख दो, डिस्टेंस बढ़ा दो, तो दोनों में क्या होगा, एट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स ऐसे भी कम जाएगा। 2 मित्र अगर बहुत दूरी पर हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, दूरियां बढ़ने लगती है, मतलब कि दोनों का जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो कम जाता है। और यहां भी वही है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और इसे अगर हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों इक्वेशन को अगर मिलाते हैं तो क्या आएगा, F इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और इसे हटाते हैं तो Coulomb's कांस्टेंट Kc Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये जो Kc है वो प्रैक्टिकली जो मिला है Coulomb's कांस्टेंट, वो डेट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ स्पेस। जैसे कि 2 मीडियम है तो वैक्यूम में दोनों Q1 एंड Q2 जो है वो वैक्यूम में है तो परमिटिविटी जो होगा इसका कुछ होगा। और किसी मीडियम में मतलब कि बीच में एयर आ गया या कोई और मटेरियल आ गया तो उसका अगर E है मीडियम का, तो जो रेशियो जो होगा एप्सिलॉन नॉट जो होगा, दोनों का रेशियो वो रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये आगे डिस्कस करेंगे हम लोग जब मैग्नेट पढ़ेंगे उस समय। तो यहां पर क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जो होता है दैट इज Coulomb's कांस्टेंट होता है। और ये होता कितना है, Coulomb's कांस्टेंट जो होता है वो 9 × 10⁹ और इसका जो यूनिट हम लेंगे वो चॉइस ऑफ होगा, जिसमें भी लें तो क्या होता है कि 9 × 9 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाइन इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये जो होता है वो Coulomb's कांस्टेंट होता है। Coulomb's कांस्टेंट कितना के बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये वैक्यूम का होता है। तो उसी चीज को हम लोग अप्लाई करते हैं
इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर -e चार्ज है और प्रोटॉन पर ZE दैट इज प्लस ZE चार्ज है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा उसे हम लिखते हैं Fe इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन विच इज राउंड द न्यूक्लियस, that is Fe is equal to 1/4 pi epsilon naught Z into E upon R square। अभी हम देखें कूलम्ब्स लॉ में, तो ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस भी बोल सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलेटिंग पाथ, सर्कुलर मोशन में होता है, इसे हम रेडियस भी बोल सकते हैं। तो जेड, इसे हम अच्छे से लिखने के लिए क्या करेंगे कि जेड ई इंटू जेड ई दैट इज जेड ई स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर। यहाँ पर कि जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है, जेड इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ई इज इक्वल टू चार्ज। अब चार्ज जो है वो प्रोटॉन पर भी, चार्ज प्रोटॉन पर भी ई है और इलेक्ट्रॉन पर भी ई है। चार्ज ऑन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, आर जो है क्या होगा, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन मूव्स द न्यूक्लियस। तो आर जो है वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है इन विच इलेक्ट्रॉन मूव्स राउंड मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस। और Fe दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। और Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, ये आ गया। अब ये चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है इन एन ऑर्बिट सर्कुलर मोशन में है, तो जब कोई सर्कुलर मोशन में होता है तो क्या होता है कि mv स्क्वायर अपॉन r, जब कोई सर्कुलर मोशन में होता है तो क्या होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑल्सो एट्रैक्टिव फोर्स। सर्कुलर मोशन में होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। और यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वह है mv स्क्वायर ऑन r fc सीधी नोट। ये इक्वेशन 1 इसको मान लिए और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। fc mv स्क्वायर अपॉन r, वेयर m इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r is equal to radius of an orbit in which electrons moves around the nucleus. Fc is equal to इतना है mv स्क्वायर अपॉन दैट इज इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करते हैं कि सर्कुलर मोशन में है तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दैट प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स विच इज moves around the nucleus। तो इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच जो है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है वही जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। तो यहां पर इन ए स्टेबल सर्कुलर मोशन हम क्या लिख सकते हैं, स्टेबल सर्कुलर मोशन क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, मीन्स की इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वल है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन ZE स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। मैंने राइट साइड लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन ZE स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और mv स्क्वायर दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। अब क्या होगा, ये
ये स्क्वायर से ये आर कट गया, मिला क्या, mv स्क्वायर इज इक्वल टू मिला 1/4πε0 जेडी स्क्वायर अपॉन आर। ये इक्वेशन थर्ड मिला। कुछ नहीं करना है, दो चार्ज पार्टिकल है, आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर अलग है। एटम के केस में इलेक्ट्रॉन जो कि सर्कुलर मोशन में होता है, किसी ऑर्बिट में होता है, तो हम उस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ ऑर्बिट बोल सकते हैं। कूलम्स लॉ का अप्लाई करना है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें मिल गया यहाँ पर जेडी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1/4πε जेडी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स बाय फॉर्मूला जो सर्कुलर मोशन पढ़े होंगे उनको पता होगा कि mv स्क्वायर अपॉन आर जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। इन केस ऑफ एटम सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन जो है दैट प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जितना सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज आल्सो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने दोनों इक्वेशन को बराबर कर दिया और ये आर से आर कट गया, हमें मिला mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 जेडी स्क्वायर अपॉन आर मिला। इस इक्वेशन को जो काम का है आगे, इसको हम इक्वेशन, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, यहां पर लिखते हैं। इक्वेशन थर्ड जो मिला हमें वह मिला mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 जेडी स्क्वायर अपॉन आर मिला हमें। ये जो इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन को हमने कहा है थर्ड इक्वेशन कहा। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, यहां पर इसे भी बताते हैं। एक बोर्स मॉडल का एक पोस्टुलेट्स है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव्स राउंड द न्यूक्लियस इन ए परमिटेड ऑर्बिट। परमिटेड ऑर्बिट जो होगा वो परमिटेड ऑर्बिट कैसा होगा, तो परमिटेड ऑर्बिट्स आर दोज ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। परमिटेड ऑर्बिट जो होगा कैसा होगा, परमिटेड ऑर्बिट जो होगा वह कैसा होगा, तो परमिटेड ऑर्बिट्स आर दोज फॉर विच angular momentum is an integral multiple of h upon twice pi 4। परमिटेड का मतलब है कि हम उसी इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिट में परमिट करेंगे, हम तो नहीं, मतलब वहां होगा जो जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो h अपॉन ट्वाइस पाई होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन ट्वाइस पाई। परमिटेड ऑर्बिट क्या होता है, तो द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स राउंड द न्यूक्लियस, वो किसी भी ऑर्बिट में नहीं जा सकता है, वह किसी न किसी परमिटेड ऑर्बिट में ही होगा। तो हम एक सिंपल लैंग्वेज लिखते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स moves round the nucleus in a permitted orbit। पहला है, ये दूसरा। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि परमिटेड ऑर्बिट्स आर दोज फॉर विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन angular momentum of electron is an
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन ट्वाइस पाई। एंगुलर मोमेंटम क्या है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटरी मोशन में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr, वेयर m इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस। ये जो भी है, ये भी क्या है, ये भी जो है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे किसी धागे से हम इसे बांध दें अभी और इसको ऐसे से नचाएं, बचपन में खेलते थे, छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, जिस जगह पर होगा और हम छोड़ेंगे उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, मतलब उसमें सर्कुलेटरी मोशन खत्म हो जाएगा। दैट वेलोसिटी इज नोन एज, उसी वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर ये चक्कर लगा रहा है, अभी इलेक्ट्रॉन यहां पर है, जो ही इसके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर इस पोजीशन पर होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ही खत्म होगा, ये इसके टेंजेंट, इसको बोलते हैं टेंजेंट ऑफ सर्कुलेशन, टेंजेंट ऑफ सर्किल। ये अगर यहाँ होगा तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो ये जिस वेलोसिटी से जाएगा उसी वेलोसिटी को हम क्या बोल रहे हैं, वही वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रेडियस, जिसके तो mv स्क्वायर, इसको अगर हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं L, तो L इक्वल टू mvr इज इक्वल टू h अपॉन ट्वाइस पाई। तो कैसा है h अपॉन ट्वाइस पाई, तो nh अपॉन ट्वाइस पाई, वेयर n इज इक्वल टू है 1 2 3 4। 1 किस केस में, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये पहला ऑर्बिट है, k इक्वल टू 1। तो इस ऑर्बिट में अगर होगा तो n1 होगा। अगर दूसरे ऑर्बिट में होगा कि n इक्वल टू 2, तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या हो गया 2, मतलब n अगर 2 है तो दूसरा ऑर्बिट है, n इक्वल टू 3 है तो तीसरा है, 4 है तो चौथा ऑर्बिट है। इस n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। क्वांटम नंबर आगे पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम। क्वांटम नंबर होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को एड्रेस करना हो तो उसे हम क्वांटम नंबर से पता कर सकते हैं। उसमें से एक पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम ऑर्बिट की जानकारी लेते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, तो उस ऑर्बिट की जानकारी लेते हैं। इसका मतलब है कि उस ऑर्बिट में फिक्स्ड एनर्जी होगा, फिक्स्ड ऑर्बिट में है, मींस बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो एनर्जी लेवल की भी जानकारी देता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी जानकारी देता है, n इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh अपॉन ट्वाइस पाई। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट्स। बोर्स क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट्स बोलते हैं, या इसे हम ये भी बोल सकते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन भी बोलते हैं, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन भी बोलते हैं। अब यहां पर क्वांटम कंसेप्ट क्या है? क्वांटम कंसेप्ट क्या है कि एक ब्लैक बॉडी होता है जिसे आइडियल कहा जाता है। जितना वह एब्जॉर्ब करेगा किसी एनर्जी को, अगर हम उसे इरेडिएट करें, रेडिएशन में रखें तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, या उसे हम हीट करेंगे तो क्या होगा कि उसकी एनर्जी जो है वो बढ़ेगी किसी बॉडी की। तो उसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्प्शन जितना मैंने दिया दैट इज 100% एब्जॉर्ब किया, और कुछ देर बाद जब वो रिटर्न बैक टू ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उस समय क्या होगा, एनर्जी को इमिट करेगा। तो जितना एब्जॉर्प्शन हुआ उतना ही वह इमिट करेगा, उसे हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जिन्होंने की प्लैंक्स ने दिया था, वो उन्होंने दिया था कि जितना एनर्जी लेगा आइडियल बॉडी उतना ही एनर्जी को वह एमिट करेगा, जितना एब्जॉर्प्शन उतना ही
एमिट करेगा। तो वहां से ये आया है mvr इक्वल टू NH अपॉन ट्वाइस पाई, जहां की h जो होता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। h जो होता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। 6.626 इंटू 10 टू द पावर 34 जूल सेकेंड के बराबर होता है। माइनस इसकी वैल्यू जो होती है वो 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। न्यूमेरिकल बनाने में ये हेल्प करेगा, इसकी वैल्यू याद रखना चाहिए। तो ये h है, और उन्होंने जो एक्सप्लेन बोर्स ने जो इसका यूज किया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड एमिशन ऑफ एनर्जी बाय ब्लैक बॉडी इज डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होता है और डिसकंटिन्यूअस होता है, जैसे किसी भी एनर्जी नहीं एब्जॉर्ब हुआ होगा, जो टुकड़ों में हुआ होगा। तो पहला टुकड़ा अगर एक होगा वो भी क्वांटाइज्ड होगा, 2h न्यू होगा, तीसरा 3h न्यू होगा, तीसरा टुकड़ा। ऐसा नहीं कि 1.5 होगा 1.3 होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इंटीजर्स ऑफ h न्यू होगा, ठीक है, तो क्वांटाइज्ड होगा। तो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और दैट स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज क्वांटा। इन केस ऑफ लाइट दैट स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज फोटोन। तो वो फोटोन कितना होता है, एनर्जी E इज इक्वल टू h न्यू, 1 क्वांटा एनर्जी जो हुआ h न्यू हुआ। अगर उससे ज्यादा एनर्जी होगा अगर तो 2h न्यू बोलेंगे, उससे और ज्यादा होगा तो 3h न्यू बोलेंगे। ऐसा नहीं कि 2.5 होगा, ये क्वांटाइज्ड होता है, मतलब कि डिसकंटिन्यूअसली होता है। तो अब हम यहां फिर आते हैं कि mvr इज इक्वल टू होता है NH अपॉन ट्वाइस पाई, जो बोर्स पोस्टुलेट से हमने लिया। इस 3 इक्वेशन यहां तक आया था, इसे हम चौथा इक्वेशन बोलते हैं। अब इसे रब करते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं कि mvr इक्वल टू NH अपॉन ट्वाइस पाई, तो यहां पर हम वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा NH अपॉन ट्वाइस पाई mr। वेलोसिटी इज इक्वल टू mr होगा। इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। पुट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। क्या मिलेगा हमें, mv स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन r। अब ये जो r है, ये जो mv स्क्वायर है, v का वैल्यू हम इक्वेशन 4 से ले रहे हैं, इक्वेशन 4 से ले रहे हैं। तो क्या होगा, m v का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं NH अपॉन ट्वाइस पाई mr, NH ट्वाइस पाई mr, और ये v स्क्वायर है, v स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन r। ये मिला हमें। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वेशन 4 है ये, इक्वेशन 4 जो था v इज इक्वल टू था mvr इज इक्वल टू NH अपॉन ट्वाइस पाई। तो v इज इक्वल टू क्या था, NH अपॉन ट्वाइस पाई mr। ये इक्वेशन 4। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, m n स्क्वायर h स्क्वायर, जो कि स्क्वायर है ये, 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर।
इज इक्वल टू 1/4πε0 JD स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर 4π स्क्वायर 4 into 2π 4π स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर 1/4πε0 JD स्क्वायर। इस m से ये स्क्वायर हट गया, ये r स्क्वायर ये r हट गया, और सिंप्लीफाई करते हैं, मिला क्या हमें n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m r इज इक्वल टू 1/4πε0 JD स्क्वायर। n स्क्वायर h स्क्वायर 4π स्क्वायर m r 1/4πε0 JD स्क्वायर। m हट गया है, n स्क्वायर h स्क्वायर 4π स्क्वायर m r 1/4πε0 JD स्क्वायर। यार हट गया, मिला क्या हमें, यहाँ पर हमें r निकालना चाह रहे हैं। r का वैल्यू व्हाट इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, व्हाट इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो ये r निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो n स्क्वायर h स्क्वायर 4π एप्सिलॉन, इसे राइट साइड लिखते हैं, इस दोनों को क्या आएगा JD स्क्वायर इंटू 4π स्क्वायर m r इज इक्वल टू, अब इसका इसमें 4π एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर JD स्क्वायर, ये JD स्क्वायर इंटू 4π स्क्वायर m r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर और 4π एप्सिलॉन। अब इस r का वैल्यू निकाल लेते हैं, r इज इक्वल टू होगा 4π एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये सारा नीचे चला गया तो क्या निकला JD स्क्वायर 4π स्क्वायर n, यार तो यही रख गया। ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन यहाँ 4 है, इसे हम फिफ्थ मान लेते हैं। कैसे निकला, हमने क्या किया कि एंगुलर मोमेंटम जो बोर्स पोस्टुलेट्स कंडीशन है mvr इक्वल टू nh अपॉन ट्वाइस पाई, v का वैल्यू यहाँ निकाल लिया nh डिवाइडेड बाई 2 ट्वाइस पाई इंटू mr। इस v के वैल्यू को इक्वेशन 3 में मैंने पुट कर दिया। ये 3 जो इक्वेशन आया था वो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से आया था। v का वैल्यू हमने यहाँ पुट किया तो निकला क्या mnh 2πmr स्क्वायर 1/4πε0 JD स्क्वायर अपॉन r आया। इसको सिंप्लीफाई किए तो r 4π एप्सिलॉन n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय JD स्क्वायर 4π स्क्वायर m। ये इक्वेशन 5 को भी हम यहाँ लिख लेते हैं, r इज इक्वल टू क्या है 4π एप्सिलॉन n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय JD स्क्वायर 4π स्क्वायर m। ये हमने यहाँ लिख दिया। ये जो इक्वेशन ये है कितना के बराबर, ये r। पिछले सेशन में r के बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन हुआ था। रेडियस, अभी हम लोग रिडवर्क कांस्टेंट को कंसंट्रेट कर रहे हैं, इसलिए डिटेल आप उस सेशन में देख सकते हैं r के बारे में, जहाँ की हमने बोर रेडियस क्या होता है वो भी एक्सप्लेन किया था। अब हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा
वो चूंकि मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगा, प्लस एट्रैक्शन है पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, दोनों मिला करके टोटल एनर्जी होगा। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो आज का जो हम लोगों का सेशन था वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिट का था। आज का जो सेशन था हम लोगों का वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का था। कैसे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोर्स एटॉमिक मॉडल को यूज करके निकाल सकते हैं, और रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है उसके बारे में जानकारी। तो हम लोगों को आर का वैल्यू पता चल गया, mv² का वैल्यू पता चल गया, वेलोसिटी का वैल्यू पता चल जाएगा इससे। अब हम टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन्स मूव्स राउंड द न्यूक्लियस को निकालते हैं। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जो है चूंकि सर्कुलेशन में है, मोशन में है, तो काइनेटिक एनर्जी होगा ही, और पोटेंशियल एनर्जी भी हम देखते हैं क्या आता है। तो E के इज इक्वल टू, अब काइनेटिक एनर्जी जो होगा यहाँ पर वो हाफ mv² होता है। कोई भी बॉडी जब सर्कुलेशन मोशन में होता है तो उसकी एनर्जी हाफ mv² होता है। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कौन सा वेलोसिटी है, तो ये सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन है। अगर इस पोजीशन पर ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में यहाँ पर होगा तो ये टेंजेंट निकाल लेंगे इस तरह से ये, और इसको बांध के कौन रखे हुए हैं, तो ये न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखे हुए, जो ही ये फोर्स हटेगा इस डायरेक्शन चला जाएगा। तो हम जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस माइनस 1/4πε0 Jd² ये आया। आर क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन्स मूव्स राउंड द न्यूक्लियस, जेड एटॉमिक नंबर, ई चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और चूंकि हमने इसको प्रोटॉन के चार्ज को भी इन्वॉल्व कराया है तो प्रोटॉन के चार्ज भी दोनों पर सेम ही है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन। हाफ mv², इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ mv² माइनस 1/4πε0 Jd²/r। ये जो mv² है, ये mv² हम इस इक्वेशन से ले सकते हैं। हम अगर याद होगा हम लोगों ने क्या किया था कि mv²/r निकाले थे, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और 1/4πε0 Jd²/r² निकाले थे। दोनों को इक्वल हमने किया था। ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलम्ब्स लॉ से लिए थे, और इस r को ऐसे काट दिए थे। तो यहाँ पर जो इक्वेशन मिला था वो mv², ये इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हम इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हाफ mv² माइनस mv² को हम यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो 1/4πε0 Jd²/r माइनस 1/4πε0 Jd²/r। ये आधा है, ये फुल है, 1 है, हाफ माइनस 1। कैसे निकलेगा, इसको इस तरह से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/4πε0 Jd²/r को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, बचेगा हाफ, तो ये हाफ बच गया, माइनस ये तो बाहर ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, तो 1 हाफ माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/4πε0 Jd² डिवाइडेड बाय r।
चूंकि ये हाफ है तो यहाँ पर ये हाफ, तो ये मिला हाफ माइनस हाफ 1/4 पाई एप्सिलॉन जेडी स्क्वायर अपॉन आर। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूं कि क्या निकला, तो हाफ ई टोटल इक्वल टू निकला माइनस हाफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी स्क्वायर अपॉन आर। ये इक्वेशन 6 ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, आर का वैल्यू हमें इक्वेशन 5 से पुट करना है। आर का वैल्यू हमें इक्वेशन 5 से पुट करना है। तो कैसे, तो हमें जो अब जो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अब जो टोटल ऑफ एनर्जी निकलेगा वो इस आर को हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो ये आर जो है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड है 1/r है, अब इसको अभी ही कर लेते हैं। 1/r इक्वल टू हो जाएगा ZE स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। और 1/r को यहाँ पुट कर देते हैं, करते हैं। ET इज इक्वल टू हो गया माइनस हाफ 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी स्क्वायर। अब आर का वैल्यू हमें पुट करना है, ये 1/r हम यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा, जेडी स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर m, सॉरी 4 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। इट इज इक्वल टू माइनस हाफ 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन ये वाला पार्ट जेडी स्क्वायर अपॉन आर, जेडी स्क्वायर अपॉन आर, उसके बाद जो है जेडी स्क्वायर अपॉन आर, इस आर को हमने लिख दिया किसके बराबर, तो ये जेडी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं हाफ, ये 2 से ये 4 कट गया, ये हाफ हट गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन ये स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर e स्क्वायर e टू द पावर 4 पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, यहाँ गया n स्क्वायर h स्क्वायर। इसे और सिंप्लीफाई लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m। जैसे याद करने की आदत डालेंगे इसे या लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, 2 पाई स्क्वायर m जेड स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन h स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 1/h स्क्वायर। मैंने 1 को बाहर निकाल दिया, h को लिया है। ये जो मिला हमें वो टोटल मिला, ये माइनस है 1/4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m जेड स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन h स्क्वायर 1/h स्क्वायर। इसको अच्छे से लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m जेड स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन h स्क्वायर 1/n। अब ये जो एनर्जी है, ये जो टर्म है, इस टर्म को RH करते हैं। ये RH जो है वो रीडबर्ग कांस्टेंट है,
कांस्टेंट है, इसको रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट है, ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो होती है वो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल के बराबर होती है। 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल के बराबर होती है। तो इसे हम अगर सिंप्लीफाई करके जब हम लिखेंगे, इसे जब हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हमें मिलेगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल 1/n²। नेगेटिव साइन रहेगा। तो ये जो नेगेटिव साइन है, ये जो नेगेटिव साइन है, ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो है इन ए बॉन्ड सिस्टम है। इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्टिव है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। इफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन away from the nucleus, energy needs to be supplied. Means कि absorption takes place if we take out from electron from the nucleus. इलेक्ट्रॉन अगर नजदीक की ओर जाएगा न्यूक्लियस के तो एनर्जी का एमिशन होगा, ये नेगेटिव साइन बताता है। नेगेटिव साइन ये बताता है कि एनर्जी जब न्यूक्लियस के नजदीक जाता रहेगा तो एनर्जी का एमिशन होगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन को दूर ले जाएंगे न्यूक्लियस से तो हमें एनर्जी का सप्लाई करना पड़ेगा। और अगर ये n=1 है तो ग्राउंड स्टेट होगा, ग्राउंड स्टेट बोलेंगे उसे, उस एनर्जी को ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। अगर if n=1 तो ये बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। अगर ये n=2 है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। क्यों? जब ये इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में चला जाएगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके तो उसे बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और ये नेगेटिव साइन बताता है कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर ले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के नजदीक लाएंगे तो एमिशन ऑफ एनर्जी होगा। इलेक्ट्रॉन जो है जो ही ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी को लूज करके आएगा, एमिट करके आएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। और इस पूरी टर्मिनोलॉजी को क्या कहा गया? रिडबर्ग कांस्टेंट, जो इक्वल होता है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल के। अब क्या है कि RH इक्वल टू क्या है, हम लिख सकते हैं यहां पर 2π स्क्वायर m z स्क्वायर e⁴ अपॉन 4πε0 स्क्वायर h स्क्वायर। ये RH है, ये क्या है? RH है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, जो कि इक्वल होता है 2.18 इंटू 10⁻⁻18। अगर इसको हम CH से, इन केस ऑफ लाइट CH से अगर हम डिवाइड कर दें, इसको अगर हम CH से डिवाइड कर दें तो 2π² m z स्क्वायर e⁴ अपॉन h स्क्वायर इंटू CH। इन केस ऑफ लाइट C इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, H इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। तो क्या बन जाएगा? HQC। क्या बन गया यहाँ पर? HQC। तो इसका जो होगा यूनिट वो पर मीटर का होगा, तो ये हो गया जूल में, ये पर मीटर में। अगर हम इसे ऐसा करते हैं कि बुक में जैसे लिखा होता है कि एनर्जी E इज इक्वल टू 2π² m z स्क्वायर e⁴ अपॉन 4πε0 h स्क्वायर
1/n²। ये जो इक्वेशन हमें मिला था, तो n यहाँ पर है, n ऑर्बिट का है, तो हम जो टोटल एनर्जी जो लिख रहे थे हम यहाँ पर En लिख सकते हैं, मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, n ऑर्बिट इज इक्वल टू 2π² mz² e⁴ 4/4πε0² h²1/n², ये आया। अब क्या है कि इसमें अगर हम इन केस ऑफ लाइट होगा CS से डिवाइड कर देंगे तो पर मीटर हो जाएगा। तो किसी बुक में जो होता है लिखा हुआ वो एनर्जी E इज इक्वल टू RH माइनस 1/n² होता है लिखा हुआ। तो ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट है, वो इन केस ऑफ हाइड्रोजन 2.18 into 10⁻⁻18 जूल डिवाइडेड बाय, हाइड्रोजन का अगर पहला ऑर्बिट है तो इतना जूल एनर्जी होगा। इफ n इक्वल टू 2 है, ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, अगर 2 से डिवाइड 2 है तो क्या हो जाएगा 2.18 into 10⁻⁻18 जूल डिवाइडेड बाय 1/n² है फॉर्मूला में, 1/n² फॉर्मूला में है, तो क्या हो गया यहाँ पर 4 होगा, तो इसको 0.545 into 10⁻⁻18 जूल, ये माइनस, तो ये जो माइनस साइन है, तो ये एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की है, FIRST फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की है 0.545 into 10⁻⁻18 जूल। दूसरे यूनिट में भी हम रिडबर्ग कांस्टेंट को ले सकते हैं। दूसरे यूनिट में कैसे ले सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिया जा सकता है, 1/6 into 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। तो अगर हम इसको मैं इससे डिवाइड कर दूं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आएगा वो कितना आएगा 13.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा, जो 13.60 के ऊपर होगा। तो हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम का है, कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में E टोटल एनर्जी जो होगा वो 13.60 होगा और 1/n², या 13.60, ये जो आएगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। 13.60 को हम RH अगर लिख देंगे, ये माइनस का साइन यहाँ रहेगा, 1/n², RH यहाँ पर रहेगा, RH 1/n², RH का वैल्यू 13. तो चॉइस है यहाँ पर कि किस यूनिट में हम ले रहे हैं, चॉइस ऑफ यूनिट है, मीटर में होगा तो ये होगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा तो 13.60 ये होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि रिडबर्ग कांस्टेंट जो है वो एनर्जी ही है, क्योंकि 1/n², ये n क्या है, n में तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो ये काइंड ऑफ एनर्जी ही है रिडबर्ग कांस्टेंट, जो कि, और ये तो हो गया हाइड्रोजन के केस में 13.59 या 2.18 into 10⁻⁻18। अगर हम फॉर्मूला को देखते हैं तो फॉर्मूला हमें क्या मिला था, फॉर्मूला जो हमें मिला था हमें वो माइनस हाफ 1/4πε 1/4πε z² अपॉन r है, r का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पुट किया था, क्या निकला था z²
ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो फॉर्मूला जो हमें मिला था वो माइनस हाफ, इस हाफ से ये 4 कट गया था, तो हम लोगों को जो फॉर्मूला मिला था 1/4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर जेड स्क्वायर ये जेड स्क्वायर ई स्क्वायर तो ई टू द पावर 4 2 पाई स्क्वायर एम अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ये यहाँ आ गया, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला जो हमें मिला हम लोगों को सजा करके लिखने पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब इस n को अगर हम बाहर कर देते हैं 1/n स्क्वायर आ गया, यहाँ पर 1/n स्क्वायर आ गया। तो क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर ये जो पोर्शन जो था, ये RH के बराबर है, मतलब रिडवर कांस्टेंट के बराबर है। रिडवर कांस्टेंट जो है वो हाइड्रोजन एटम के लिए अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 13.59, जो कि 60 के बराबर हम लिख सकते हैं, या 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। या दूसरे फॉर्म में भी हम लोगों ने लिखा है कि RH 1/n स्क्वायर माइनस। लेकिन अगर लिथियम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, अगर बेरिलियम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो वहां पर तो जेड चेंज हो जाएगा। यहाँ तो जेड इक्वल टू 1 है, तब तो ये वैल्यू आया है। तो हम लोगों को उस समय इस जेड को ध्यान रखना चाहिए। तो ये डेरिवेशन अगर आएगा तो हम उस जगह पर इस जेड का वैल्यू हम रख सकते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हर जगह सेम ही होगा, तो ये जेड डिफरेंस हो जाएगा। तो हम लोग ये काम कर सकते हैं यहाँ पर कि RH की जगह पर 13.60 है, 13.60 जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि En इज इक्वल टू फॉर एनी एटम इन द सेंस कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो ये एप्लीकेबल है ही। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ एनी एटम हाइड्रोजन लाइक सिस्टम क्या हो जाएगा, माइनस 13.60 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। अगर इसे, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, अगर इसे हम जूल में लेंगे तो क्या हो जाएगा, En इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2-2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। जो भी ये जेड चेंज होता जाएगा, तो जिस समय न्यूमेरिकल बनाया आएगा उस समय सिर्फ और सिर्फ हम 13.60 डिवाइडेड बाई 1/n स्क्वायर 13.60 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर से काम नहीं चलेगा। उस समय इस जेड को कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये डेरिवेशन आना चाहिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इससे रिलेटेड रिडवर कांस्टेंट से रिलेटेड एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।